हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा डॉन है जिसकी आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने न कभी कोई गोली चलाई, न कभी चाकू उठाया, न किसी को डंडे से मारा। उसने मतलब कभी भी किसी को फिजिकली अपने हाथ से नुकसान पहुंचाया ही नहीं। दूसरा, करीब 20 साल तक उसने मुंबई पे राज किया, लेकिन इन 20 सालों में जो उसने पूरी उसकी क्राइम की दुनिया थी, उसमें उसके खिलाफ एक भी मर्डर का केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसने कोई मर्डर किया ही नहीं। तीसरी, उसका दबदबा और ऑरा इतना था कि एक वक्त जब वो गिरफ्तार किया गया और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब कहते हैं कि उसने बाकायदा दिल्ली मैसेज पहुंचाया था प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, इंदिरा गांधी के पास, कि वो जितना कहेंगी उतने पैसे दे देंगे, उन्हें जेल से बाहर निकलवा दो। हालांकि बात नहीं मानी गई। तीसरी, कई पुलिस अफसरों से मेरी मुंबई में जब पहले बात होती थी अंडरवर्ल्ड को लेकर, मुंबई में शूटआउट को लेकर सारी चीज़ें, तो एक पुलिस अफसर, जिनका नाम नहीं लूंगा, वो बार बार कहते थे कि अगर ये चीज़ तय है कि अंडरवर्ल्ड ख़त्म नहीं होगा मुंबई से और अंडरवर्ल्ड के लोग रहेंगे हमेशा, और हम इसको पुलिस वाले भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अंडरवर्ल्ड वो वाला दौर का हो जो हाजी मस्तान के दौर का था, उन हाजी मस्तान का जिनकी आज आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब एक पुलिस अफसर ये क्यों कह रहा है कि अगर अंडरवर्ल्ड लाजमी है, इसके बिना नहीं हो सकता, ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता, तो फिर वैसा अंडरवर्ल्ड का दौर चाहिए जो हाजी मस्तान के दौर में था। तो मैंने वजह पूछी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कह रहा था कि वो जो काम होता था उस वक्त, जो काम करते थे, वो बड़ा लिमिटेड चीज़ें थी, उसमें आम लोगों का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का डायरेक्ट खून खराबा, ये सब चीज़ें नहीं थी, और इसलिए पुलिस को कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि इससे आम लोग नहीं जुड़े हुए थे। और हाजी मस्तान की एक खासियत थी, एक नसीहत थी कि गलत काम भी करो तो उसमें किसी आम आदमी जिसका इस पूरे पेशे से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके रास्ते में आओ, ना उसको तंग करो और ना उसको परेशान करो। ये हाजी मस्तान का फलसफा था। तो आज इसी डॉन की कहानी, जिसे ये भी खिताब हासिल है कि मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कौन था, तो आप जितने लोगों से बात करेंगे एक ही नाम आता है, हाजी मस्तान। हालांकि उस जमाने में दो और डॉन हुआ करते थे, एक करीम लाला और एक वरदराजन, लेकिन और तीनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन एकाक छिटपुट इंसिडेंट को छोड़ दें तो ये तीनों डॉन अलग अलग अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, लेकिन इनमें कभी गैंग वॉर नहीं हुआ, आपस में एक दूसरे गैंग से ये लड़े नहीं। और इसकी बेसिक वजह ये थी कि हर एक ने अपना अपना एरिया बांट रखा था। वरदराजन और करीम लाला, इनकी शराब और जुए का उस वक्त धंधा चलता था ज़्यादातर, जबकि हाजी मस्तान पूरी तरह से स्मगलिंग के ऊपर थे, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीज़ें। और उस वक्त हाजी मस्तान का एक रूल था कि स्मगलिंग के अलावा ये जिन चीज़ों से नुकसान ना हो, चाहे वो सोना हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, हथियार या ड्रग्स, इसकी स्मगलिंग नहीं करेंगे। इसको लेके भी आगे क्या हुआ मैं बताऊंगा। तो आज की कहानी मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की। तमिलनाडु के पनाईकुलम एक गांव है तमिलनाडु में, जहां पर 1 मार्च 1926 को, 1 मार्च 1926 को मस्तान हैदर मिर्ज़ा का जन्म होता है। मस्तान हैदर जो मिर्ज़ा, ये हाजी मस्तान का असली नाम है। तो मस्तान हैदर मिर्ज़ा का जन्म होता है और वो एक गरीब परिवार में, बाप किसान, पर ज़मीन इतनी थी कि उस ज़मीन से खेतीबाड़ी में पूरा परिवार पलता नहीं था। तो गरीबी थी, कई बार ऐसा होता था कि 2-2 दिन घर में खाना नहीं बनता था। तो हाजी मस्तान के जो पिता हैं, वालिद हैं, वो जब हाजी मस्तान 8 साल की उम्र का था, तब उसको लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं, और कि शहर में जाकर कुछ कमाएंगे तो घर की हालत सुधरेगी। मुंबई आने के बाद हाजी मस्तान के वालिद एक साइकिल रिपेयर और पंक्चर की दुकान खोलते हैं, और वहीं पे 8 साल की उम्र से ही मस्तान हैदर मिर्ज़ा जो है वो एक मैकेनिक के तौर पर साइकिल पंक्चर बनाना, साइकिल ठीक करना, तो एक साइकिल मैकेनिक के तौर पे वो काम करना शुरू कर देता है। और ये धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। 8 साल का मस्तान हैदर मिर्ज़ा मुंबई पहुंचे हुए अब 18 साल का हो जाता है, 10 साल बीत गए।
इस दौरान में वो लगातार साइकिल की दुकान पे बैठा रहता है, साइकिल मैकेनिक के तौर पे अपना काम करता है, ये करता। जहाँ पे जिस सड़क के किनारे ये दुकान थी, क्राफोर्ड मार्केट है मुंबई में, वहाँ पे, तो वहाँ से अक्सर कई बार दिन दिन भर में, क्योंकि मुंबई में अमीर लोग बहुत रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी वहाँ है, तो महंगी महंगी गाड़ियाँ गुजरती थीं उसकी साइकिल की दुकान के बाहर से। तो अक्सर ये मस्तान हैदर मिर्ज़ा उन गाड़ियों को बहुत हसरत भरी निगाह से देखता था। और उसके बाद सामने कुछ घर भी थे, पीछे बंगले भी थे, तो गाड़ियों को बड़ा शौक से देखता, उन घरों को देखता, और उसका बस ये था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी लंबी आलीशान गाड़ी होगी, मेरे पास भी ऐसा बंगला होगा, ये सोचता रहता था। लेकिन कमाई उतनी हो नहीं रही थी। 10 साल बीत गए, अब 8 साल का बच्चा जो है वो 18 साल का हो गया। इसी दौरान में उसी साइकिल दुकान पे बैठते हुए कुछ उसके दोस्त बन जाते हैं लड़के। तो उनमें से एक दो बताता है कि तेरी यहाँ पे जो पर डे जो तू कमा रहा है, इससे ज़्यादा एक काम कर, तू चल बंदरगाह पर, डॉक पर चल, और वहाँ तू कुली बन जा, वहाँ पैसे बहुत हैं। तो पहली बार दोस्तों के कहने पर मस्तान हैदर मिर्ज़ा अपने वालिद के साथ ये वाला काम छोड़ता है और वो पहुँच जाता है डॉक पर, और वहाँ वो कुली बन जाता है। बंदरगाह पे जो जहाज़ उतरता था उसमें से सामान उतारना और उठाना और ले जाना। वहीं उसकी एक और से दोस्ती होती है। वो देखता है कि लड़का बहुत तेज़ है, तो कहता है कि तू कुछ पैसे कमाना चाहेगा? तो पूछता है कैसे? तो उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्मगलिंग सामान वो आता है, तुझे अपने कपड़े में छुपा कर उसे बाहर तक पहुँचाना है, बंदरगाह से लेके बाहर तक, चूँकि वहाँ कस्टम वाले होते हैं। इसने कहा ठीक है। तो ये अपने कपड़ों के अंदर, इवन अपने जीन्स के अंदर, अंडरवेयर के अंदर सारी चीज़ें, गोल्ड के बिस्किट और ये सारी चीज़ें वहाँ से उठाकर बाहर तक पहुँचाने का काम था। उस ज़माने में जब ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 40-50 की, तब आमतौर पे जो स्मगलिंग हिंदुस्तान में जो बाहर से लेकर स्मगल करके लाया जाता था, एक तो सोना, क्योंकि उस सोना वहाँ सस्ता था, बाहर में हमारे यहाँ बहुत महंगा था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उस वक्त जैसे फिलिप्स के म्यूज़िक सिस्टम, रेडियो, घड़ियाँ, तो ये मेन चीज़ें थी, या चांदी, सिल्वर, गोल्ड के अलावा। तो सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और घड़ियाँ, इनकी स्मगलिंग हुआ करती थी। अच्छा, उस ज़माने में, अब तो वो बंद हो गया है, एक हर साल हज पे जो जाते थे, तो याद होगा आपको, एक फिल्म कुली में भी दिखाया, तो वो पानी का जहाज़ भी चलता था जिससे लोग हज पे सऊदी अरब जाते थे। तो कुछ लोग जो हज पे जाते थे वो वहाँ से वापसी में गोल्ड के बिस्किट और ये सारी चीज़ें भी ले आते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन अब यहाँ पे कस्टम भी लगना था, तो कुछ हाजियों के भी, ये बंदरगाह पे रहते हुए हाजियों से भी दोस्ती हुई, तो पता चला कि वो फलाना जा रहा है हज पे, वो लौट कर आएगा, ये लाएगा, उसका बाहर तक निकाल देगा। तो फिर ये मस्तान हैदर मिर्ज़ा उनके भी सामान को बाहर निकालना उसने शुरू कर दिया, और इस तरीके से ये धीरे धीरे अब इसके पैसे और कमाई भी बढ़ने लगी। इसी बीच में, इसी बंदरगाह पे काम करते हुए, एक, चूँकि अक्सर पानी के जहाज़ से वहाँ से लोग आते थे, तो एक अरब दोस्त मिला इसका, और उसका नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। तो इसकी मुलाकात बंदरगाह पर हुई, और वो जो शेख मोहम्मद अल गालिब था, वो स्मगलिंग का काम करता था। तो इत्तेफाक से हैदर मिर्ज़ा से मुलाकात होती है, मस्तान हैदर मिर्ज़ा से, और वो उसको अपने साथ काम करने की ऑफ़र देता है। मस्तान मान जाते हैं। उसके बाद ये स्मगलिंग शुरू हो जाता है। एक ऐसे ही खेप में ये शेख मोहम्मद अल गालिब सोना लेकर सऊदी अरब से मुंबई की बंदरगाह पर पहुंचता है, और उसके बाद इसको मस्तान मिर्ज़ा को देना था। मस्तान मिर्ज़ा को जैसे ही देता है, किसी ने मुखबरी कर दी थी, तो वहाँ पे कस्टम और उनको पता चल गया, तो इसको पकड़ लिया शेख मोहम्मद अल गालिब को, जो सऊदी था, और उसको पकड़ने के बाद उसके पास से कुछ और भी गोल्ड मिले। लेकिन इस दौरान भी उसने एक बहुत बड़े सोने की खेप तब तक शेख मिर्ज़ा को दे दिया था। तो कस्टम वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद उसको सज़ा होती है 3 साल। वो 3 साल जेल चला जाता है मुंबई में। 3 साल के बाद जब वो बाहर आता है, तो उसी डॉक पे पहुंचता है। उसके बाद मिर्ज़ा से मिलता है, और वहाँ पे मिलने के बाद जब मिर्ज़ा उससे मिलता है, तो वो अपने घर ले जाता है। ले जाने के बाद पहली बार वो देखता है कि वो जो गोल्ड जिस बॉक्स में था, वो बॉक्स उस घर में वैसे ही, उसको खोला तक नहीं गया है। उसके बाद वो कहता है कि आप इसको खोल के देख लीजिए। शेख गालिब जो है वो खोलता है, उसमें वैसे ही सोना। वो बड़ी इस ईमानदारी पे खुश होता है, और उसमें से आधा सोना मिर्ज़ा को दे देता है। मिर्ज़ा की ज़िंदगी यहीं से पलट जाती है। वो अचानक अमीर हो जाता है,
और उसके बाद अब उसे ये सारे गुण भी मालूम हो गए थे, कैसे स्मगलिंग होता है, क्या होता है। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती गई, स्मगलिंग में नाम बढ़ता गया, पैसे आते गए। अब मिर्ज़ा को अपने शौक़ पूरे करने की बारी आई। लंबी गाड़ियों का शौक़ था तो सबसे पहले मर्सिडीज़ बेंज खरीदी, मर्सिडीज़ कार में वो घूमता। उसके बाद एक पॉश एरिया में उसने बंगला लिया। फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौकीन, तो फिल्मों के लिए फिर फिल्में देखना, और उस वक्त जितने लोग थे जो फिल्मों में, चाहे वो धर्मेंद्र हों, राज कपूर हों, संजीव कुमार हों, अमिताभ बच्चन हों, दिलीप कुमार, इन सब से दोस्ती, इनके साथ तस्वीरें खिंचाना, मिलना, उठना बैठना, फिल्मों का बहुत ज़बरदस्त शौक था। कहते हैं कि इस पूरे सफ़र में, स्मगलिंग में इतने पैसे कमा लिए कि एक मिलियनायर डॉन हो चुका था तब तक हैदर मिर्ज़ा। और उसके बाद इसके अपने जो शौक पूरे हुए तो गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया। हमेशा वाइट ड्रेस पहनने का शौकीन, तो सफ़ेद कपड़े, वो भी डिज़ाइनर सूट, और सिगरेट और सिगार पीने का शौकीन। सिगरेट हमेशा 555, बड़ा फेमस ब्रांड था, अब भी है शायद, तो 555 सिगरेट पीना। फिर कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि बहुत नज़दीकी थी, मधुबाला को जब पहली बार देखा तब हैदर मिर्ज़ा को मधुबाला से प्यार हो गया और वो मधुबाला से शादी करना चाहता। और ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं मधुबाला तक भी पहुंची थी, लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, तो वो प्यार एक तरफा था, मधुबाला की तरफ से कभी नहीं रहा। तो मधुबाला से तो एक तरफा इश्क रहा। इसी बीच में एक फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की दिखाई दी, एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी, उसका नाम सोना था। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिला करती थी। तो जब सोना को देखा मस्तान मिर्ज़ा ने, तो उसे लगा चलो मधुबाला ना सही, मधुबाला की हम शक्ल सही। तो फिर सोना से प्यार हुआ। सोना की कई छोटी मोटी फिल्में उसमें फाइनेंस करना शुरू किया, सोना को बतौर हीरोइन काम भी किया, लेकिन सोना चली नहीं। तो लंबे वक्त तक उसको फाइनेंस किया उसकी फिल्मों को, लेकिन बाकी कुछ हुआ नहीं। आखिर में लेकिन मस्तान मिर्ज़ा ने सोना से शादी कर ली और फिर वो सोना बीवी हो गई। इस दौरान में लगातार हाजी मस्तान का कद, पद, शोहरत, दौलत सब बढ़ती जा रही थी और बिना गोली चलाए, बिना लड़े, एक तरह से मुंबई का वो एकदम डाउन हो चुका था। और इस बीच में फिर वरदराजन जो है वो वापस साउथ लौट गया। करीम लाला भी थोड़ा सा अपना जो धंधा था वो सिमटने लगा। कुछ नए गैंग आने लगे, फिर पठान ब्रदर्स, दाऊद इब्राहिम का उस वक्त वो हो रहा था। तो ये लेकिन जितने थे ये सब ही के सब एक तरह से हाजी मस्तान के चेले थे। हाजी मस्तान ने इन लोगों को बताया कि स्मगलिंग क्या होती, कैसे होती, और ये सब बिना किसी भेदभाव के हाजी मस्तान की हर बात को मानना होता था, क्योंकि हाजी मस्तान को ये सब अपना गुरु मानते थे। तो ये दौर चल रहा था, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, स्मगलिंग का काम भी बढ़िया चल रहा था और हाजी मस्तान कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस दौरान में लगभग कई साल बीत गए। उसकी एक वजह ये थी कि वो पुलिस और कस्टम वालों को हमेशा महंगे महंगे तोहफे देता और उन तोहफों के जरिए खरीद लेता। जो कस्टम अफसर या पुलिस वाले नहीं बिकते वो उनका ट्रांसफ़र करा देता। उसकी पहुंच चूँकि एक फिल्म इंडस्ट्री में थी, फिर नेताओं के साथ थी, तो जो ईमानदार होते, जो नहीं बिकते, जो अपना ईमान नहीं बेचते, उनको हाजी मस्तान उनका ट्रांसफ़र करा देता, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कहते हैं कि एक मुंबई पुलिस ने ये कहानी सुनाई थी कि एक बार एक कस्टम अफसर जिसको बहुत ख़रीदने की कोशिश की और हाजी मस्तान को बड़ा परेशान कर रहा था, वो ये दौर था करीब 74 में, और वो किसी भी कीमत पे हाजी मस्तान की जो खेप आती थी उस पर पकड़ लेता रेड में, तो हाजी मस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। उसने ख़रीदने की कोशिश की, वो बहुत ईमानदार अफसर, नहीं बिका। लास्ट में फिर अपना जो है संपर्क निकाला और पॉलिटिकल उसमें, और उस कस्टम अफसर का ट्रांसफ़र करा दिया। कहते हैं कि जब ट्रांसफ़र हुआ और वो अफसर उस दिन मुंबई एयरपोर्ट जाता है और अपने घर लौट रहा था, ट्रांसफ़र का पेपर एक दिन पहले मिला, नेक्स्ट डे वो ट्रांसफ़र पेपर उसका, उसे मालूम था ट्रांसफ़र हो गया, तो उसने कहा नई पोस्टिंग जो है उसको ज्वाइन करने से पहले घर होता हूँ। तो वो एयरपोर्ट गया, फ्लाइट में बैठा। जब वो फ्लाइट में बैठा, इतने में हाजी मस्तान, ये जो हैदर मस्तान मिर्ज़ा असली नाम, ये बाकायदा फ़्लाइट के अंदर दाखिल होता है मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, और जाने के बाद उस अफसर से को कहता है
कि ऑल द बेस्ट। हालांकि अंग्रेज़ी नहीं आती थी, ये भी कहते हैं कि हाजी मस्तान से जब कोई अंग्रेज़ी में बात करता था तो वो सिर्फ एक ही शब्द कहता था, या। तो लेकिन वहाँ पे उसको बाकायदा विश किया फ्यूचर के लिए, और उसके बाद हाथ मिलाकर वो वापस लौट आता है। ये मतलब एक कॉन्फिडेंस था उस तरह का कि किस तरीके से सत्ता में नेता और पुलिस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो ये पहुंच थी। लेकिन उसके बाद 1974 में एक बार एक महाराष्ट्र के मंत्री के प्रेशर में कुछ अनबन हो गई थी। वो दिल्ली में धरने पर बैठ जाते हैं और मस्तान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जिसके बाद फिर दबाव में आकर महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से कहा जाता है मस्तान मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया जाए। तो मस्तान मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन जेल नहीं भेजा जाता। कोल्हापुर में 2 रात उसको एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है और वहाँ हर ऐशो आराम की चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं जो जो मस्तान मिर्ज़ा को चाहिए थी। बेहतरीन खाना, सिगरेट, सिगार, सब कुछ। 2 पुलिस अफसर बाकायदा ड्यूटी पे थे। तो अभी तक कभी जेल नहीं गया मस्तान मिर्ज़ा, और ये पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी इसमें भी एक गेस्ट हाउस में रखा गया और पुलिस वाले ही सेवा कर रहे थे। ये 74 की बात है। लेकिन इसके फिर 1 साल बाद ही इधर देश में अचानक इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं। इमरजेंसी लगाती हैं तो सारे नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सारे ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इंदिरा गांधी ने तब तक हाजी मस्तान के बारे में भी बड़े किस्से सुन रखे थे, तो मुंबई में भी ये सारी गिरफ्तारियां होती हैं। और लेकिन ये मस्तान जो है ये गायब, गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन फिर पुलिस ढूंढ लेती है और मस्तान मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुंबई में जेल में डाल दिया जाता है। उसी वक्त का ये वाकया है कि जब वो जेल में डाला गया तो मस्तान मिर्ज़ा ने कहा, इंदिरा गांधी तक मैसेज भिजवाया था कि आप मुझे रिहा कर दें, बदले में आप जितना पैसे कहेंगी मैं आपको दूंगा। खैर वो मना हो गया। जेल जाने के बाद अब पहली बार मस्तान मिर्ज़ा की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है। जेपी भी इमरजेंसी के दौरान में वहीं बंद थे और कहते हैं कि इस जेल में करीब 18 महीना मस्तान मिर्ज़ा इमरजेंसी में बंद रहा और इन्हीं 18 महीने ने मस्तान मिर्ज़ा को बदल दिया। और उस बदलने की सबसे बड़ी वजह थे जेपी जयप्रकाश नारायण। 18 महीने। अच्छा, इस दौरान में ये भी है कि उस वक्त गिरफ्तारी से पहले जब गिरफ्तार नहीं हुआ मस्तान मिर्ज़ा, तो ऐसे बहुत सारे जो जनता पार्टी के नेता थे इस तरह के लोगों को, उनको भी पुलिस से बचाने का काम किया था कि किसी को यहाँ छुपा दिया, किसी को वहाँ छुपा दिया। तो ये सारी चीज़ें बाद में जेपी को भी जेल में पता चली और जेपी भी जानते थे कि ये हाजी मस्तान कौन है। तो उस जेल में जेपी से मुलाकात होती है और मस्तान मिर्ज़ा की ज़िंदगी बदल जाती है। और कहते हैं कि जेपी ने वहाँ पे कसम खिलाई थी कि तुम कोई भी अब बुरा काम ऐसा नहीं करोगे जो तुम्हारे देश के खिलाफ हो, और मस्तान मिर्ज़ा ने यह कसम खाई थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। 18 महीने के बाद जब जेल से रिहा हुए, उसके बाद इमरजेंसी खत्म हुई, फिर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो ऐसे 40 लोग अपराधियों को, जिनमें एक मस्तान मिर्ज़ा का भी नाम था एज ए स्मगलर, इन लोगों को माफ़ी दे दी गई। उस सरकार ने माफ़ी दी इसलिए कि इन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान नेताओं की और इन लोगों की मदद की थी और हीनियस क्राइम इनके खिलाफ दर्ज नहीं था, जैसे मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वो माफ़ी दे दी। इसके बाद 80 में, ये 77 की बात है, सरकार बनती है। 80 में मस्तान मिर्ज़ा हैदर जेपी से जो वादा किया था जेल से बाहर आने के बाद, वो धीरे धीरे कहता है मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, और वो हज करने के लिए जाता है सऊदी अरब। और 80 में पहली बार वो हज करता है। हज करने के बाद अब मस्तान हैदर मिर्ज़ा का नाम बदल जाता है और अब लोग हाजी मस्तान कहना शुरू करते हैं क्योंकि वो हज करके आ चुका था। तो मस्तान मिर्ज़ा हैदर 80 में हाजी मस्तान बनता है जब वो हज किया उसने। हज करने के बाद वापस आने के बाद, अब चूंकि उस वक्त जेपी से मुलाकात हो चुकी थी, तो हाजी मस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं। एक महाराष्ट्र में उस वक्त दलित नेता थे जोगिंदर कावड़े, उनके साथ मिलकर। तो 1984 में ये एक पॉलिटिक्स में उतरता है और दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के नाम से एक नई पार्टी, जिसमें दलित और मुसलमानों का वोट पाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए ये एक पार्टी
लेकिन आगे चलकर फिर 1990 में, तो 84 में ये पार्टी बनती, 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया जाता है, भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ। और कई जगह पे निकाय विकाय के चुनाव भी लड़ते हैं। इस पार्टी को जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, इसमें दिलीप कुमार ने बहुत इस पार्टी की प्रचार की थी, कई रैलियों में भी गए थे। और हालांकि कहते हैं कि पार्टी बनाने के बाद चुनाव में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली हाजी मस्तान को, लेकिन एक चीज़ ये भी आई कि इन चुनाव में जो ब्लैक मनी और काले धन का जो खपत बहुत हुआ इस्तेमाल, और कहते हैं कि शायद वहीं से शुरू हुआ कि आप चुनाव में कैसे ब्लैक मनी का यूज़ कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं। तो ये रास्ता उसी 80 के दौरान खुला था जब हाजी मस्तान ने पार्टी बनाई थी। तो खैर ये पार्टी वार्टी तो चली नहीं। इस बीच में अब दाऊद इब्राहिम लगातार हाजी मस्तान के लिए काम कर रहा था। ये जो अरुण गवली हों या फिर छोटा राजन, ये सारे उभर रहे थे और कहते हैं कि हाजी मस्तान के उत्तराधिकारी के तौर पे दाऊद इब्राहिम का नाम था कि अगला हाजी मस्तान के बाद वही बनेगा। लेकिन हाजी मस्तान के 2-3 रूल थे, उसूल थे। वो ये कि आप स्मगलिंग जो करोगे उसमें ड्रग्स नहीं होगा, उसमें शराब नहीं होगा, उसमें हथियार नहीं होंगे। तो ये जब तक हाजी मस्तान पावरफुल थे ये सारी चीज़ें चली। और ये भी कहा था कि तुम, कहते हैं कि दाऊद को एक नसीहत ये भी दी थी कि जब तक पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, जब तक कि तुम आम लोगों के बीच में नहीं पड़ोगे और आम लोगों को तंग नहीं करोगे, इसलिए जो अपना काम है ये काले धंधे का, इसको जो टाइम बताया था रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच ही अंजाम दो। जो भी काम गलत करना है रात 9 से सुबह 5 के बीच में, क्योंकि सुबह 5 से लेकर रात 9 तक आम लोग सड़कों पे होते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तुम ये करोगे तो तुम आम लोगों के बीच में नहीं आओगे, और आम लोगों के बीच में नहीं आओगे तो तुम पुलिस तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। ये एक फ़लसफ़ा था और बाकी ये मंत्र थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद फिर हाजी मस्तान की पकड़ ढीली होती गई और उधर दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ता गया। और दाऊद इब्राहिम ने फिर हाजी मस्तान का गैंग ही छोड़ दिया, वो अपना खुद का उसने गैंग बनाया। और फिर जो हाजी मस्तान ने नहीं किया, चाहे वो ड्रग्स हो, हथियार हो, सारी चीज़ें, जो चीज़ें नहीं करने के लिए कहा गया था वो सारी, फिर बॉलीवुड से वसूली हो, बिल्डर्स से वसूली हो, ये सारी चीज़ें, फिर अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल गया। जैसे ही हाजी मस्तान राजनीति में आने के बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलती गई, सोशल लाइफ बदलती गई, वैसे वैसे इधर दाऊद इब्राहिम का उभार होता गया, उभरता गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने फिर अंडरवर्ल्ड का जो वरदराजन या करीम लाला या हाजी मस्तान के दौर में नहीं हुआ, आपस में राइवलरी, खून खराबा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की स्मगलिंग, वो अब सब अंडरवर्ल्ड में शुरू हो गया। सड़क पे खुलेआम गोलियां चलने लगी, एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारा जाने लगा, RDX से लेके AK-47 तक स्मगलिंग शुरू हो गई। तो इन सारी चीज़ों ने गैंग का चेहरा एकदम बिगाड़ के रख दिया। इसके बाद इसी दौरान में अब बीच में हाजी मस्तान के ऊपर फिल्म बनाने की बात आई, चुका। एक तो हाजी मस्तान का फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा करीबी रिश्ता था। जो दीवार फिल्म बनी, उस दीवार फिल्म के लिए वो पूरी जो कहानी थी वो हाजी मस्तान को सामने रखकर लिखी गई। सलीम जावेद साहब ने लिखी। और कहते हैं कि सलीम जावेद साहब ने जब ये कहानी लिखी और इसके लिए अमिताभ बच्चन को किरदार दिया गया, ये तो हाजी मस्तान के कैरेक्टर को बेहतर तौर पे समझने के लिए कई बार अमिताभ बच्चन और सलीम खान ये हाजी मस्तान के घर जाकर बैठते थे, बातें करते थे, मिलते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो इसके अलावा बड़े बड़े फिल्म स्टार और ये सारे लोग वहाँ हाजी मस्तान के पास जाया करते थे, घर पे जाया करते थे। लेकिन इस फिल्म के लिए ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन, सलीम खान, ये लोग कई बार गए और मुलाकात की। तो दीवार फिल्म बनी जो सुपर हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई, जिसने अमिताभ बच्चन के कैरियर को भी बदल कर रख दिया। एंग्री यंग मैन की छवि आई सामने। इसके अलावा जो हाल में कुछ साल पहले वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ये फिल्म भी हाजी मस्तान की ज़िंदगी पर है जो बनी। 1994 में आखिरी के 2-3 साल हाजी मस्तान ने ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया। 1994 में हार्ट अटैक से
हाजी मस्तान की मौत हो जाती है मुंबई में। उधर वरदराजन, करीम लाला की भी मौत हो गई। तो एक जो अंडरवर्ल्ड का जो पहला एक एरा था, जिसमें पहला डॉन मुंबई का हाजी मस्तान, उसके बाद वरदराजन, करीम लाला, तो ये सब धीरे धीरे इनकी मौत के बाद ये सब हाशिए से निकल गए, पिक्चर से गायब हो गए, और एक नई खेप सामने आई। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन, इन लोगों ने फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा चेहरा ही जो है वो बदल कर रख दिया। और फिर तो अंडरवर्ल्ड बल्कि आतंक के भी रास्ते पे ही चल पड़ा। 93 का ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम उसमें शामिल, और जिस तरीके से ये मुंबई में हुआ सीरियल ब्लास्ट, तो जो 70-80 तक मुंबई का चेहरा था अंडरवर्ल्ड का, वो 90 के बाद एकदम पूरी तरह से बदल गया और ज़्यादा खूनी हो गया। अब भी हाजी मस्तान के परिवार के लोग मुंबई में, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है जिसको गोद लिया, उसका नाम शायद सुंदर है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हाजी मस्तान ने गोद लिया था। हाजी मस्तान को कोई बेटा नहीं है तो गोद लिया है, और वो है। और कहते हैं कि हाजी मस्तान की एक दूसरी ये भी है कि हाजी मस्तान ने मुंबई में एक छवि ये भी है कि वो एक रॉबिन हुड की छवि है, कि लोगों की बहुत मदद की, बहुत पैसे दिए। ये भी कहते हैं कि खुद मुंबई पुलिस की ही तरफ से ये कहा गया था कि जब नज़र रखी जाती थी हाजी मस्तान पे बाद में, तो देखते थे कि सुबह घर के बाहर लाइन लगी रहती थी लोगों की। वो अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते थे, किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को कोई ज़रूरत है, किसी की पुलिस से मदद चाहिए, किसी को कुछ। तो वो बाकायदा दरबार भी लगाया करता था, और एक रॉबिन हुड की भी छवि थी। लेकिन बाद में अंडरवर्ल्ड का ये सब कुछ चेहरा ही बदल गया, और अब खैर दरबार लगाना तो दूर, अब तो देश से ही लोग बाहर भागे में सारे जो अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, और हमारी पुलिस तलाश रही है, सब भगोड़े हैं इस वक्त, और पता नहीं कितने कितने खून सबके सर पे है इल्ज़ाम। लेकिन ये वो डॉन था पहला मुंबई का जिसके मतलब एक भी रिकॉर्ड पे मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई कत्ल नहीं किया। हालांकि ये भी है कि कुछ लोग रखा हुआ था हाजी मस्तान ने, उनके ज़रिए वो लोगों को पिटवाता भी था, ये भी है। लेकिन अपने हाथ से कभी किसी को मारा नहीं, और ना ही कोई मर्डर का चार्ज अब पूरे 20 साल के जुर्म का जो करियर था उसमें कभी लगा। तो ये थी कहानी हाजी मस्तान की। अब आपसे फिर मुलाकात होगी लाइव मंडे को। आज चूँकि सैटरडे है, शनिवार है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और बस यूँ ही अपना प्यार क्राइम तक पूरे परिवार को देते रहिए। थैंक यू।